नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। उत्तराखंड से पिछले साल बहुत सारी खबरें आई थीं, कभी लव जिहाद की, कभी गो हत्या की, और इन बहानों से बहुत सारे दंगे हुए थे। और न केवल दंगे हुए थे बल्कि कई जगह से मुसलमानों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था और इसका फायदा मिला। उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने आराम से वहां सारी सीटें जीत ली। हालांकि विधानसभा चुनाव में पलट गया और बद्रीनाथ जैसी सीट हारनी पड़ी। एक कस्बा है वहां पर, छोटा सा शहर है, छोटा सा कस्बा है पुरोला। पुरोला से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई थी जिसका बहुत शोर हुआ था। देश भर की गोदी मीडिया ने उसको कवर किया था। टीवी चैनल्स पर खबरें आई थी, वेबसाइट्स पे आई थी, अखबारों पे आई थी। लव जिहाद। लव जिहाद आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके लोगों का और हमारी गोदी मीडिया का बड़ा प्रिय टर्म है। अब तो एक फिल्म भी बन गई, केरला स्टोरी। ये अलग बात है कि उस फिल्म के मुतालिक जब सवाल पूछा गया कि कितने लव जिहाद के केसेज हैं, तो न पुलिस कुछ बता पाई, न सरकार बता पाई। उत्तराखंड में लव जिहाद का आरोप लगाकर एक मुस्लिम लड़के और उसके एक हिंदू दोस्त के ऊपर केस चलाया गया था। और केस भी छोटा मोटा नहीं था। बहला फुसला कर ले जाने से लेके एक 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ यौन दुर्व्यवहार का जो पोक्सो का केस होता है वो भी लगाया गया था। 2 साल बाद उस केस का फैसला आया है और वो फैसला बताता है कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किस तरह से एक बेहद भयंकर खतरनाक खेल खेला जा रहा है। ये 2 लड़के थे, 22 साल का उवैद खान और 24 साल का उसका दोस्त जितेंद्र सैनी। उवैद का वहां पर बिजनेस था, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वहां पर उसका कपड़े का बिजनेस था, अच्छा खासा बिजनेस चलता था। और उसी के बगल में उसके दोस्त जितेंद्र सैनी की भी दुकान थी और दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में घूमने जाते थे। सैनी के दुकान के नीचे एक जिम था, वहां दोनों प्रैक्टिस करते थे। और जैसा हिंदुस्तान में आम तौर पे होता है कि एक हिंदू और एक मुसलमान बड़े आराम से दोस्त बन जाते हैं। यंग लोग हैं, अपनी मौज मस्ती करते हैं, जिम जाते हैं, घूमने जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, इंस्टा पर पोस्ट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही 2 आम लोगों की तरह ये दोस्त थे जिनका मैंने नाम बताया, उवैद खान और उसका 24 साल का दोस्त जितेंद्र सैनी। अब हुआ ये कि उसके ऊपर आरोप लगा, इन दोनों के ऊपर आरोप लगा कि 14 साल की एक लड़की को इन्होंने अपहरण करने की कोशिश की है और उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया है, मॉलेस्टेशन किया है। रेप का नहीं था आरोप, लेकिन मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया गया। मॉलेस्टेशन का आरोप लगते ही लग गई पोक्सो। उसके बाद इन लोगों को अंदर कर दिया गया। अंदर करने के बाद पूरे देश में न्यूज़ 18 ने अलग से प्रोग्राम चलाया। वहां के विधायक का बयान आया, वहां के मुख्यमंत्री का बयान आया कि उत्तराखंड में ये सब जो लव जिहाद जो है वो नहीं चलने दिया जाएगा। उसके बाद बाकायदा एक अभियान चला और उस अभियान में वहां के कम से कम 14 मुस्लिम परिवार जो थे, जबकि जो इस जगह मैं आपको बता रहा हूं पुरोला, वहां पे 99% हिंदू हैं, सिर्फ 1% मुसलमान हैं। और उनमें से 14 मुस्लिम परिवारों को शहर छोड़ने पे मजबूर किया गया, बाकी मुस्लिम परिवारों को भी परेशान किया गया। लेकिन तफ्तीश के दौरान निकला जो, वो बड़ा मजेदार है। ये जो घटना हुई थी कि वो लड़की को भगा के टेम्पो में बिठा के ले जा रहे थे, उस घटना का एक ही चश्मदीद गवाह था। उसका नाम है आशीष चुनार। आशीष चुनार जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ा हुआ है। आशीष चुनार ने पुलिस में जाकर यह गवाही दी थी कि ये 2 लड़के जो हैं इस 14 साल की लड़की को जबरदस्ती टेम्पो में बिठाने की कोशिश कर रहे थे और जब मैंने हस्तक्षेप किया, मैं वहां पहुंचा तो वहां से भाग गए। और उसके इस बयान के बाद ये गिरफ्तारी हुई थी और सारा बवाल हुआ था। अब जब पूरी घटना की तफ्तीश हुई है तो क्या बाहर आया? पहली बात तो ये बाहर आई कि उस लड़की ने कहा कि मैंने जो कुछ बयान दिया था वो पुलिस ने जबरदस्ती मुझसे लिखवाया था, मैंने सिर्फ उस पर सिग्नेचर कर दिया था, नंबर 1। उसके बाप ने कहा कि लड़की ने इस तरह की किसी घटना का जिक्र हमसे नहीं किया। उसकी मां ने कहा कि लड़की ने किसी भी इस तरह की घटना का जिक्र नहीं किया। जो कहानी निकल के आ रही है लड़की ने जो बाद में बताया वो ये कि उसने कपड़े सिलने के लिए दिए थे, वो कपड़े लेने जा रही थी और टेलर का पता उसने पूछा था। ये सैनी और उवैद से उसने टेलर का पता पूछा था। वो टेलर के यहां उनको लेके जा रहा था, रास्ता बता रहा था। इसमें छूना, हाथ पकड़ना तक नहीं शामिल है। और उसी समय आशीष चुनार ने यह देख लिया और पूरी की पूरी कहानी बना दी।
यानी दो मासूम लड़के जिनका सारा जिनका जो अपराध है वो बस इतना है कि एक लड़की ने, एक बच्ची ने उनसे रास्ता पूछा और वो उसको रास्ता बता रहे थे। उन दो बेगुनाह बच्चों को आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने अपने खेल के चलते, अपने साजिश के चलते लव जिहाद जैसे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की, फंसा लिया। और आप सोचिए कि राज्य के मुख्यमंत्री, विधायक, न्यूज 18, यहां वहां हर जगह ये चीज आई, पूरे देश में खबर बनी। उत्तराखंड में लव जिहाद का मामला पकड़ा गया। 14 साल की बच्ची को फंसाकर शादी का झांसा देकर भागने की कोशिश की गई। आप बताइए, 14 साल की बच्ची जो पहली बार मिली थी, उसके पहले कभी मिली भी नहीं थी। उस समय भी यह मामला आया कि पहली बार मिली थी। पहली बार मिली बच्ची को शादी का झांसा देके आप बहला फुसला के लेके चले जाएंगे। 14 साल की बच्ची इतनी छोटी भी नहीं होती है। और मामला ये निकल के आता है कि वो कपड़े सिलने के लिए जिस टेलर को दिया गया था, घर वालों ने दिया था, उस टेलर का पता पूछ रही थी। इन लोगों ने बस ये कहा कि चलो तुमको वहां तक पहुंचा देते हैं। और ये आशीष चुनार ने देख लिया और इसको लव जिहाद का मामला बना दिया। और परिणाम यह हुआ कि उवैद का परिवार जो वहां से छोड़ के निकला, वो शहर जो छोड़ के निकला, वो दोबारा लौट के नहीं गया। पूरा जो बिजनेस था, धंधा था, जो अच्छा चल रहा था, वो चौपट हो गया। उनके बाप बताते हैं कि 15 लाख के आसपास घाटा है इस समय। और कितने ही मुसलमानों को उत्तराखंड छोड़ के और वो शहर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। ये पूरा का पूरा मामला है लव जिहाद का। 90% केस ऐसे ही फर्जी हैं और इन फर्जी केसों में कैसे भी फंसाया जाता है। कल की घटना मैं आपको बताऊं कि अजमेर के अंदर यह आरोप लगा था कि 4 लोगों ने उत्तेजक सांप्रदायिक नारे लगाए थे। उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब केस चला तो पता चला कि जो सीडी सौंपी गई थी, जो पेन ड्राइव सौंपी गई थी, वो सारी की सारी फर्जी थी। और जिस मोबाइल से वो रिकॉर्ड किया गया था, वो मोबाइल मिला ही नहीं। कोर्ट ने उस पूरे केस को फर्जी कहा। यहां पर भी कोर्ट ने केस को फर्जी किया। उज्जैन का मामला मैं कई बार बता चुका हूं कि रामनवमी के दिन मस्जिद के सामने जुलूस निकलता है और फिर एक मुस्लिम लड़के को उठा लिया जाता है। कहा जाता है इसने जुलूस पर थूका था और उसका घर गिरा दिया जाता है। उसके घर का एक हिस्सा बुलडोज कर दिया जाता है। और फाइनली पता चलता है कि जिसने गवाही दी थी उसने कुछ देखा ही नहीं था, उसने कुछ लोगों के कहने पर गवाही दी थी। ऐसे ये 3-4 ही केस नहीं है, ऐसे केस देश भर में भरे हुए हैं जहां फ्रेम किया जाता है। आप दिल्ली दंगों को देख लीजिए ना। दिल्ली दंगों में मारे गए मुसलमान और गिरफ्तार सारे हुए मुसलमान। 1.5 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल से लोग गिरफ्तार पड़े हुए हैं। उमर खालिद, कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, चार्जशीट आज तक नहीं बनी हुई है, लेकिन जमानत नहीं दी जाएगी, आपको यूएपीए में फंसा के रख दिया गया है। एक पूरा खेल चल रहा है मुसलमानों को बदनाम करने का। मैं आपको वो वक्त याद दिलाऊं कि जब आरएसएस के कार्यकर्ताओं के घर से दाढ़ी, मुस्लिम दाढ़ी जो होती है, और स्कल कैप पकड़ी गई थी। प्रज्ञा ठाकुर का जो केस था उस पर भी बहुत सारी बात बहुत बार हो चुकी है। समझौता एक्सप्रेस में जो विस्फोट हुआ था उसकी बात मैं कर चुका हूं। एक लंबे समय से ऐसा लगता है कि इस देश में एक साजिश चल रही है कि कैसे भी झूठे मुकदमे डाल के मुसलमानों को फंसाओ। उसके बाद आपका गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया दुनिया भर में, देश भर में तमाशा मना देगा, फर्जी वीडियो चला देगा, फर्जी खबरें चला देगा, माफी कभी नहीं मांगेगा और पूरा एक माहौल बन जाएगा। उसके बाद जब केस कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में सबूत नहीं होंगे, गवाह नहीं होंगे, फर्जी केस तुरंत खुल जाएगा। लेकिन इस चक्कर में एक तो उनको 2-3 साल जेल में काटना पड़ता है और दूसरे उनका परिवार, उनकी प्रतिष्ठा, सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। लव जिहाद एक ऐसी ही झूठी चीज है जिसको लेकर तमाशा फैलाया जा रहा है। इस देश में पहले भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में शादियां हुई हैं। अगर मुस्लिम लड़कों से हिंदू लड़के की शादी है तो हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़के की भी शादी आपको मिल जाएगी। अगर सुनील दत्त ने शादी की थी नरगिस से जो मुसलमान थी, शरद जोशी जो हिंदी के बड़े राइटर थे उन्होंने इरफाना से शादी की थी, तो इसका उल्टा भी मिल जाता है कि शाहरुख खान ने गौरी से शादी की है या आमिर खान ने एक हिंदू लड़की से शादी की थी। जहां समाज बड़ा होगा, लोग मिलेंगे जुलेंगे, प्रेम एक ऐसी चीज है जो जाति धर्म नहीं देखता है और ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इक्का दुक्का ऐसे केसेस को उठाकर पूरे देश में माहौल ऐसे बनाया जाता है जैसे मुसलमान हिंदू लड़कियों को जानबूझकर फुसला रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और उसके अंदर होता क्या है अक्सर वो आप इस केस में देख सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि इस तरह के केसेज में जब मीडिया इतना शोर करता है तो लोग भी मान लेते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण होता है और उसके बाद
एक पार्टी ऐसी है, सत्ताधारी पार्टी हमारी, जिसको इस ध्रुवीकरण का हमेशा फायदा होता है। चूंकि हम यहां बैठे हैं और हम दावा करते हैं कि हम अल्टरनेटिव मीडिया हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हकीकत सामने आए तो हम आपको हकीकत भी बताएं। इसी फर्ज के तहत मैंने यह हकीकत आपको बताई। अब आपका फर्ज है कि इस हकीकत को कितने लोगों तक, कितने दूर तक पहुंचा सकते हैं। मेरा जो काम है वो मैंने कर दिया, आपका काम शुरू होता है अब। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।